लौट चले एपिसोड 1। अंधेरी काली रात में अंधेरे कमरे में बेसुध सी प्रतिज्ञा अपनी आराम कुर्सी पर बैठी हुई अपने ही विचारों के झंझावत में फंसी हुई थी। कुर्सी की चरचर की आवाज रात के सन्नाटे को भंग कर रही थी। कमरे के रोशनदान से छनकर आ रही कुछ रोशनी उसके पीले चेहरे पर पड़ती कुछ यूं प्रतीत हो रही थी जैसे दुनिया भर की सारी उदासी समेटे ढलती हुई शाम का सूरज। आंसुओं के मोती पलकों के किनारे पर सचे थे, क्योंकि इन आंसुओं को बहने की अनुमति जो नहीं थी। ये आंसू भी अपनी सीमा जानते थे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी प्रतिज्ञा। माँ सुनंदा, पिता किशोर और प्रतिज्ञा, इन 3 लोगों का परिवार जब 10 सालों बाद 5 लोगों का परिवार बन गया तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। और प्रतिज्ञा तो अपने जुड़वा भाई बहन को देखकर फूले नहीं समा रही थी। दोनों के नाम भी उसने अपनी पसंद से रखे। भाई का नाम गौरव और बहन का नाम गौरी। उस दिन से प्रतिज्ञा की दुनिया बस उसके जुड़वा भाई बहन के इर्द गिर्द घूमने लगी। अब परिवार बढ़ा, ज़रूरतें बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ने लगे, जो किशोर जी के लिए अपने छोटे से ब्लू पॉटरी के काम में पूरे कर पाना संभव नहीं था। इसीलिए शहर जाकर इसी काम को थोड़ा आगे बढ़ाने की सोची। अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे किशोर जी परिवार सहित शहर में आ बसे और जी तोड़ मेहनत करने लगे। सब ठीक ठाक ही चल रहा था कि किशोर जी को अचानक से आए हार्ट अटैक ने सब खत्म कर दिया। एक हंसती खेलती दुनिया ही उजाड़ दी। माँ का तो रो रो कर इतना बुरा हाल था कि उन्हें खुद अपनी ही होश कहाँ थी। गौरव और गौरी प्रतिज्ञा से ही चिपके हुए थे, और प्रतिज्ञा, उसकी कौन सा उम्र ज़्यादा थी तब, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर ही था। मुश्किल से 19 की रही होगी, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत से माँ और अपने छोटे भाई बहन को संभाला। अब घर की आखिरी उम्मीद प्रतिज्ञा ही थी, लेकिन सुनंदा जी की स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने पति के बिना जीने की कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वह अक्सर बीमार रहने लगी और 2 साल बाद पति के पीछे पीछे सुनंदा जी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। 2 साल के अंतराल में दुखों की ये दोहरी मार प्रतिज्ञा ने अपने ऊपर रोक ली, लेकिन छोटे भाई बहन पर दुख की परछाई भी न पड़ने दी। जिंदगी जैसे तैसे फिर अपने ढर्रे पर चलने लगी। पिता के जाने के बाद उसने ही घर और कारोबार को संभाले रखा था, या यूं कहिए बांधे रखा था, जबकि उसको बिजनेस की कोई समझ भी नहीं थी। अकेली सब कैसे संभालेगी, इसी चिंता में खुले जा रही थी प्रतिज्ञा। गौरव को MBA करना था। पढ़ने में वह बहुत मेधावी था। उसने बहुत मेहनत करके स्कॉलरशिप के बल पर कॉलेज में दाखिला ले लिया, जिससे उसकी काफ़ी फीस कम हो गई। उसकी 50% तक फीस माफ़ हो गई तो प्रतिज्ञा का बोझ कुछ कम हुआ। गौरी को MBA करना था। स्कूल के साथ साथ अब उसकी कोचिंग भी चालू हो गई। उसमें भी काफ़ी पैसा जा रहा था। प्रतिज्ञा सबके सपने पूरा करना चाहती थी। वह चाहती थी कि गौरव और गौरी को ये ना लगे कि पापा नहीं रहे तो हम अपने सपने पूरे नहीं कर सके। हमें जो बनना था वह हम नहीं बन सके, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। इसीलिए प्रतिज्ञा ने हर संभव कोशिश की जिससे वह अपने छोटे भाई बहन को उनके पैरों पर खड़ा कर सके। और आखिरकार प्रतिज्ञा ने कड़ी मेहनत से पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ाया और साथ ही साथ गौरव और गौरी के सपने पूरे कर उनको भी काबिल बना दिया। बहुत अनुशासित और कड़ी मिजाज वाली थी प्रतिज्ञा। होती भी क्यों ना, इस समाज ने उसे ऐसा होने पर बाध्य जो किया था। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में पिता के जाने के बाद जो 1-2 घटनाएं उसके साथ हुई थी, उसके बाद तो प्रतिज्ञा का जीवन के प्रति रवैया ही बदल गया था। बहुत हद तक अपने में ही सीमित होकर रह गई थी प्रतिज्ञा। हाँ, कभी कभी अकेलेपन में मानव को जरूर याद कर लिया करती थी, और आंसू यूं ही पलकों को भिगो जाया करते थे। बहुत गहरा रिश्ता था मानव की यादों का प्रतिज्ञा के आंसुओं से। दोनों पूरक थे एक दूसरे के, लेकिन ऐसे अकेलेपन में होता था। पूरी दुनिया के लिए तो प्रतिज्ञा बहुत ही मजबूत थी। कभी कभी प्रतिज्ञा को स्वयं लगता था कि जीवन के प्रति इतना कठोर रवैया सही नहीं।
फिर भी कई वर्षों से यूं ही चल रहा था तो ठीक ही था। अपने भाई बहन की जिम्मेदारियों को प्रतिज्ञा बखूबी निभा रही थी। थोड़ी कड़ाई रखी तो उसे लगने लगा गौरव बहुत दूरी बना के रखने लगा है उससे, और गौरी भी। आज तो उसने अपने कानों से सुना दोनों को बात करते हुए। गौरव, अपने ही घर में दम घुटता है। पता नहीं श्रुति इन सबको कैसे और किस ढंग से लेगी। क्या वो दी के सो कॉल्ड अनुशासन को समझ भी पाएगी? मुझे चिंता हो रही है कि कहीं अगर श्रुति हमारे परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाई तो। गौरी, इतना क्यों सोच रहे हो भाई? शादी के बाद दूसरे शहर की पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर देना, वरना श्रुति भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस घर में। आज तक हम सुनते आए हैं, कल भाभी भी सुनेगी। प्रतिज्ञा पुराण सुन सुन के थक जाएंगी बेचारी। गौरव, ठीक ही कह रही है तू, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। चल देखता हूँ। जब प्रतिज्ञा ने यह सब अपने कानों से सुना तो बहुत आघात लगा उसे। एक पल के लिए तो लगा कि अपना दिल खोल के रख दे अपने भाई बहन के सामने। फिर सोचने लगी, क्या वो समझेंगे? शायद नहीं। इसीलिए अपने कमरे में जाना ही उचित समझा उसने। प्रतिज्ञा भी तुरंत ऑफिस से लौटी ही थी। नीचे चंदा बुआ से नींबू पानी का बोल के अपने कमरे में जा ही रही थी कि ये सब सुन लिया। कमरे में गई और आराम कुर्सी पे सिर टिका के आंखें बंद कर ली। आज उसे वाकई में मानव की बहुत याद आ रही थी। मानव से अलग होने के बाद भी प्रतिज्ञा का कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वह मानव को याद ना करती हो, लेकिन उसे ढूंढने और पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की। यही कारण था कि प्रतिज्ञा ने खुद को सोशल मीडिया से भी बिल्कुल दूर रखा था। जब उसके पिता किशोर जी जिंदा थे तो प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा नहीं थी। वह तो किसी आज़ाद पंछी की तरह थी जो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। कॉलेज जाना, सहेलियों से मटर गश्ती करना, कभी बच्चों की तरह शाम को छत पर पतंग उड़ाना, शाम होते ही हर रोज़ सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाना तो उसे बहुत भाता था। मानव पूछता भी था, थकती नहीं हो तुम इन सब से? थोड़े तो सीरियस हो जाओ लाइफ के प्रति। प्रतिज्ञा हंसकर कहती, कौन से ज़माने में रहते हो तुम मिस्टर वर्मा? इन सब से भी कोई थकता है भला? और रही लाइफ की बात तो ये सब तुम्हें ही संभालना है, मुझे नहीं। ये कहकर खूब खोल के हंसने लगती थी प्रतिज्ञा। और इस तरह बेपरवाह हंसते हुए प्रतिज्ञा को देखकर मानव सोचता था कि अपना सब कुछ हार जाऊं इस पगली पर। मानव का कोई भी सपना प्रतिज्ञा के बिना अधूरा था। अपने भविष्य के बारे में सब सोच रखा था मानव ने। बहुत ही होनहार लड़का था मानव। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उसकी पहुंच से परे था। वह खुद तो मेडिकल की पढ़ाई कर ही रहा था, साथ ही साथ उसे अपने पापा के बिजनेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। प्रतिज्ञा कितनी बार कह चुकी थी मानव से कि एक बार पापा से मिल लो ताकि वो तुम्हें थोड़ा देख ले, जान ले, लेकिन मानव ने प्रतिज्ञा की ये बात हमेशा काटी। वो कहता था, एक बार कुछ हासिल कर लेने दो प्रतिज्ञा, उसके बाद माँ पापा दोनों का आशीर्वाद लेंगे और माँ पापा भी अपनी प्रतिज्ञा की पसंद पर गर्व कर सकेंगे। फिर तुम्हें अपने घर वालों से भी तो मिलवाना है। और प्रतिज्ञा भी मानव के बातों में अपनी सहमति जता देती थी। यही सब सोचते सोचते बंद आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। इतने सालों में पहली बार उसका स्वयं पर से नियंत्रण टूटता हुआ लगा। उसके कांपते हुए होंठ अपने आप ही कह पड़े, कहाँ हो तुम मानव? तभी चंदा बुआ कमरे में नींबू पानी लिए दाखिल हुई और लाइट ऑन कर कहने लगी, शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, इसीलिए देर हो गई। पर तुम्हें क्या हुआ गुड़िया? अंधेरे में काहे बैठी हो? प्रतिज्ञा अपने आंसू छुपाते हुए, कुछ नहीं बुआ, बस सर में थोड़ा दर्द है, इसीलिए लाइट ऑफ कर दी थी। चंदा बुआ, तो हम कौन सा मर गए थे? हमें बुलाए लेती। लाओ हम तुम्हारे सर की मालिश कर दें। प्रतिज्ञा, नहीं नहीं बुआ, ठीक हो जाएगा, तुम जाओ, तुम्हें अभी बाकी काम भी तो करने हैं। चंदा बुआ, अच्छा, इतनी आसानी से कभी तुम्हारी बात हम माने हैं जो आज मान जाएंगे? चलो आओ, हम तुम्हारी मालिश करते हैं। और चंदा बुआ हल्के हल्के हाथों से प्रतिज्ञा के बालों में तेल लगा के मालिश करने लगी।
चंदा बुआ प्रतिज्ञा के बालों में तेल लगा भी रही थी और बातें भी कर रही थी। जब प्रतिज्ञा 4 साल की थी तभी से चंदा बुआ इस घर में काम कर रही थी। पति की शादी से कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो गई, सो बेचारी अकेली बेसहारा हो गई। ना बाल बच्चे, आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं था। जब से इस घर में आई तब से ही अपना सारा वात्सल्य प्रतिज्ञा पर ही लुटाती है और प्रतिज्ञा भी उन्हें बुआ का मान देती है। इतने सालों में चंदा बुआ इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी प्रतिज्ञा से कि कोई भी बात जो दिल में होती वो निसंकोच होकर प्रतिज्ञा से कह देती थी। आखिर एक वही तो थी जो प्रतिज्ञा के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी होती थी। दरअसल सार्थक और गौरी जुड़वा थे। उनके जन्म से कुछ दिन पहले ही चंदा बुआ प्रतिज्ञा के यहाँ काम मांगने आई थी। सुनंदा जी को भी उस समय ज़रूरत थी, इसीलिए प्रतिज्ञा के पापा ने चंदा बुआ को काम पे रख लिया और बस तब से चंदा बुआ इस घर की ही होके रह गई। सुनंदा जी बहुत मानती थी चंदा बुआ को और चंदा बुआ भी उनसे सगी भाभी सा स्नेह करने लगी थी और सबसे ज़्यादा प्यार प्रतिज्ञा से करती थी। प्रतिज्ञा भी बुआ बुआ करके दिन भर चंदा बुआ के पीछे घूमती रहती थी। दिन यूं ही बीतते रहे। बाला के बारे में भी सबसे पहले चंदा बुआ को ही भनक लगी थी, पर प्रतिज्ञा ने चंदा बुआ से ये बात सबको बताने से मना किया था। फिर पापा के जाने के बाद चंदा बुआ ने कितना कहा, भौजी से बात कर लो गुड़िया, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं मानी। वह बस एक ही रट लगाए रहती, गौरव और गौरी बहुत छोटे हैं बुआ, कम से कम इस वक्त में इतने स्वार्थी नहीं हो सकती हूँ। लेकिन चंदा बुआ की अनुभवी नजरें वो तो भविष्य देख रही थी। उन्हें प्रतिज्ञा की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। अब तक चंदा बुआ का तेल लगाना खत्म हो चुका था। चंदा बुआ प्रतिज्ञा का अस्त व्यस्त कमरा ठीक करने लगी और साथ साथ बातें भी कर रही थी। चंदा बुआ, गुड़िया अब तो गौरव ने भी अपनी पसंद बता दी है, एक बार भी शर्म ना आई छोरे को अपने ब्याह की बात करते हुए। ना ही ख्याल आया बड़ी बहन के बारे में। इन्हीं लोगों के लिए तुमने। प्रतिज्ञा, बुआ बस करो, कब तक पुरानी बातों को दोहराती रहोगी। चंदा बुआ, कैसे ना करूं गुड़िया, मन कचोटता है तुम्हारे लिए, हमारी बात मान लो ना। प्रतिज्ञा, अब इच्छा नहीं होती बुआ किसी चीज़ की, अभी तो बस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा के गौरव के हाथ में देकर कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगी, जहाँ जाऊंगी दोनों साथ में जाएंगे। चंदा बुआ, हाँ तो हम जाएंगे ही तुम्हारे साथ, हम अपनी गुड़िया के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। चलो अब तुम थोड़ा आराम करो, तब तक हम रात का खाना बनाते हैं। चंदा बुआ प्रतिज्ञा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, आज तो हमने अपनी गुड़िया का मनपसंद पालक पनीर बनाया है। इतना कहकर चंदा बुआ चली गई। प्रतिज्ञा ने मन ही मन कुछ सोच लिया था और ये भी तय कर लिया था कि रात को खाने के समय सबसे बात कर लेगी। रात को खाने की मेज़ पर जब सब इकट्ठा हो गए तो प्रतिज्ञा ने गौरव से कहा, जब अपना बिजनेस है फिर भी तुम दूसरों के लिए काम करते हो, ऐसा कब तक चलेगा गौरव? कल को शादी होगी, परिवार बढ़ेगा तुम्हारा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। और हाँ, इस परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये ढीला रवैया जीवन के प्रति अब नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि हम अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे और अगली ब्रांच उदयपुर में खोलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके तुम अपने जॉब से इस्तीफा दो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। गौरव चुपचाप सर झुकाए हूँ हाँ में प्रतिज्ञा के बात का जवाब दे रहा था और प्रतिज्ञा मन ही मन सोच रही थी, मेरे भाई कुछ दिक्कत है तो बोल अपनी दी से, लड़ना। कितना कुछ मन में दबा रखा है इस लड़के ने। और इधर गौरव ये सोच रहा था कि खुश हूँ या दुखी, क्योंकि हमेशा की तरह दी ने अपना निर्णय सुना दिया। मुझसे कुछ पूछा भी नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। खाना खत्म करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी अपने भाई के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। गौरी, क्या हुआ भाई, बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हो। गौरव, कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। दी ने तो अपना निर्णय सुना दिया हमेशा की तरह, लेकिन तू ही बता मैं दी के साथ निभा पाऊँगा? बहुत टफ है दी के अंडर काम करना।
अभी मेरी प्रमोशन है अगले साल। अगर जॉब छोड़ता हूँ तो कल को लौटने का कोई चांस ही नहीं है। श्रुति का क्या सोच रहा है वो भी नहीं पता। उससे डिस्कस करूँ या नहीं, बस यही सब सोच रहा था। गौरी भाई, जिस नज़र से मैं देख रही हूँ मुझे तो सब सही होता हुआ दिख रहा है। देखो, तुम उदयपुर जाओ और बस सेटल हो जाओ श्रुति भाभी के साथ। तुम उदयपुर की ब्रांच अकेले संभालोगे। दिवस कभी कभी तुमसे मिलने आएगी तो मुझे लगता है तुम आराम से वहाँ सेटल हो सकते हो। गौरी गौरव को समझा रही थी। इधर प्रतिज्ञा बोझल कदमों से अपने कमरे में आ गई। गौरव, गौरी, चंदा बुआ, सबके बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से सब उसके सर पे बातों के हथौड़े मार रहे हों। बहुत देर तक प्रतिज्ञा अपने कमरे में चहलकदमी करती रही, लेकिन मन शांत ना हुआ तो शॉल लेकर कमरे से निकल पड़ी बगीचे के लिए। नीचे उतर ही रही थी कि चंदा बुआ ने देख लिया और पूछने लगी, कुछ चाहिए गुड़िया? क्या हुआ, कमरे में पानी नहीं था? अरे हमें आवाज़ दी होती, हम ही ले आते, तुम काहे उतरी? प्रतिज्ञा, नहीं बुआ, सोच रही थी थोड़ा वॉक कर लूँ, कमरे में थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। चंदा बुआ, हम भी चलें तुम्हारे साथ? प्रतिज्ञा, नहीं बुआ, मैं चली जाऊंगी, बच्चे थोड़े हूँ। चंदा बुआ, हमारे लिए तो तुम बच्ची ही हो और हमेशा रहोगी। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए, कुल ज़रूरत होगी तो कॉल कर लूँगी आपको, ठीक है? चंदा ने ठीक है बोल तो दिया, लेकिन बहुत चिंतित हो जाती थी प्रतिज्ञा के लिए कभी कभी। प्रतिज्ञा निकल पड़ी टहलने, अपने लॉन में ही टहल रही थी। चहलकदमी करते करते मन फिर अतीत के समुद्र में गोते लगाने लगा। उसे याद आ गई वो घटना जब पापा के जाने के बाद कैसे अचानक चाचा की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर थी। और हद तो उस दिन हो गई जब उन्होंने मौका देखकर प्रतिज्ञा के साथ ही कुछ गलत करने की कोशिश की। आज प्रतिज्ञा सोच रही थी कि अगर चंदा बुआ नहीं आती तो उस रात पता नहीं क्या होता। अपने पर सब ले लिया था चंदा बुआ ने। माँ भी नहीं जान पाई थी कि चाचा ने चंदा बुआ के साथ नहीं, मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। चंदा बुआ ने प्रतिज्ञा से किसी को कुछ ना बताने की कसम दी थी। सभी रिश्तेदार कह रहे थे कि चंदा की ही चाल चलन ठीक नहीं होगी, लेकिन माँ ने कड़े शब्दों में कहा था कि चंदा ऐसी है ही नहीं, मुझे चंदा पर पूरा भरोसा है। इस घटना ने प्रतिज्ञा को इतना कठोर बना दिया कि वो अपने अपनों से कब दूर हो गई उसे स्वयं पता ही नहीं चला। प्रतिज्ञा यूं ही बहुत देर तक अतीत के गलियारों में चक्कर लगाती रही। यूँ किसी को लगता है कि एक लड़की उसके लिए उपलब्ध है और उन्हें ये भी लगता है कि वो लड़की सहज ही तैयार भी हो जाएगी। और इन मामलों में लोगों का आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि ये अपने रिश्तों की मर्यादा तक भूल जाते हैं। एक बार फिर घृणा होने लगी थी प्रतिज्ञा को अपने चाचा से। ये घृणा इतने वर्षों में ना जाने कितनी बार हुई। बहुत बार मानव से कहना चाहा प्रतिज्ञा ने, लेकिन हर बार चंदा बुआ ने कसम दे दी। चंदा बुआ का कहना था कि गुड़िया, उसे एक डरावना सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर सब लड़के को ही दोषी मानते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा, वो तो मानव से कोई भेद नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक बार सब मानव को सब बता के अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। वह ये सब सोच ही रही थी कि चंदा बुआ आ गई। चंदा बुआ, अब और कितने रास्ते नापने हैं गुड़िया, चलो सो जाओ जाके। प्रतिज्ञा, मैं आ ही रही थी बुआ, तुम क्यों आई? चंदा बुआ, तुम ही आ जाती तो हम क्यों आते भला? तुम्हारी आदत हो गई है हमें सताने की। अब चलो जल्दी जाकर आराम करो। प्रतिज्ञा चंदा बुआ के साथ चली आई। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। प्रतिज्ञा भी आ गई, लेकिन नींद वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज प्रतिज्ञा को बड़ी इच्छा हो रही थी मानव के बारे में जानने की। कैसा होगा वो, कहाँ होगा वो, शादी हो गई होगी या नहीं अब तक तो हो गई होगी शायद। उम्र का फ़र्क तो उसके चेहरे पर भी पड़ा ही होगा। अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर ही आंखें बंद किए सोच रही थी प्रतिज्ञा कि अचानक से उठी और अपनी अलमारी खोली। उसमें से अपनी वर्षों पुरानी डायरी निकाली, पेज पलटा और मानव का नंबर सामने था। मानव का नंबर देखते ही आंखें
आंसू से भर आई प्रतिज्ञा की आंसू पोंछते हुए नंबर पढ़ा और डायरी को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं था कि ये नंबर प्रतिज्ञा को याद नहीं था, शायद वो स्वयं से भी झूठ कहती थी। हर बार मानव का नंबर देखती और स्वयं से कहती कि नहीं, अब इन सब का कोई मतलब नहीं। ये सब सोचते सोचते कब आराम कुर्सी पर ही आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह गौरी किसी काम से प्रतिज्ञा के कमरे में आई और पाया कि उसकी दी कुर्सी पे ही सो गई रात को। गौरी मुंहफट थी, मन मौजी थी, लेकिन थी तो प्रतिज्ञा की सगी बहन ही, खून का रिश्ता था दोनों में। उसने डायरी लेके टेबल पर रख दी और एक चादर प्रतिज्ञा को ओढ़ा दी। गौरी सोच रही थी, अपनी कंपनी है, अपना बिजनेस है, जब चाहे तो ऑफिस जा सकती है, भाई की तरह नहीं कि कोई बॉस तलवार लेकर सर पे खड़ा है। ओह, दिल सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना, क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं चला सकती है हम पर, ज़रा सी भी अपनी केयर नहीं करती। अगर मुझे एक दिन के लिए इस घर की मालकिन बना दिया जाए ना दी की तरह, तो मैं सबसे पहले इन्हें एक अच्छे से स्पा में लेकर जाऊंगी और फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, थोड़ा सा हेयर कट वगैरह करवा के लुक ही चेंज कर दूंगी। लेकिन ये तो प्रतिज्ञा दी है और इन्हें किसी और की बात सुनाई कहाँ देती है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसकी नज़र एक बार फिर डायरी के ऊपर गई। गौरी डायरी अपने हाथों में लेकर देखने लगी। बड़ी पुरानी थी। डायरी के पहले पन्ने पर उन सबकी फैमिली फ़ोटो थी। उस फोटो में पापा भी थे, माँ की गोद में भाई और पापा की गोद में गौरी खुद। और दी पापा के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ी थी और पापा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए एक हाथ में गौरी को गोद में पकड़े हुए थे और एक हाथ से दी का हाथ उस फोटो में। प्रतिज्ञा के लिए पापा का प्यार और विश्वास साफ झलक रहा था। ये देखकर गौरी सोचने लगी, शायद ये पापा की फेवरेट होंगी। फिर आगे पन्ने पलटने लगी तो देखा बहुत कुछ लिखा है प्रतिज्ञा ने। अब पढ़ना तो संभव नहीं था, इसीलिए गौरी ने मोबाइल निकाला। दिमाग भी कम नहीं था इस लड़की के पास। झटझट पन्ने पलटते हुए फ़ोटो क्लिक करने लगी। एक पन्ने पर देखा, इसे मानव वर्मा का नंबर लिखा था। उसकी आंखें भी कैमरे जैसी ही थी। एक बार कोई नंबर देख ले फिर याद ही हो जाता था उसे। गौरी ने जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक की और जैसे ही जाने के लिए पलटी, प्रतिज्ञा चंदा बुआ का नाम लेके नींद में ही बुलाने लगी और गौरी के हाथ से डायरी छूट गई। फिर गौरी ने फटाफट मोबाइल जेब में डाला और प्रतिज्ञा से पूछने लगी, क्या हुआ दी, कुछ चाहिए आपको? प्रतिज्ञा अचानक उठी और पूछा, तुम कब आई? गौरी अपनी घबराहट संभालते हुए बोली, बस अभी आई हूँ दी, आते ही देखा आप सो रही हैं और ये डायरी नीचे गिरी है, तो मैंने सोचा आपको चादर उड़ा दूँ, उसके बाद डायरी उठा दूँगी। प्रतिज्ञा हड़बड़ा कर, डायरी कहाँ है डायरी, और तो किस काम से आई थी? फिर प्रतिज्ञा जल्दी से डायरी उठाने लगी। गौरी बोली, कुछ नहीं, बस चंदा बुआ ने आपको देखकर आने को कहा कि प्रतिज्ञा उठ गई है या नहीं। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं, बाय। और हवा की तरह गौरी गायब हो गई। लेकिन प्रतिज्ञा सोच में पड़ गई कि कहीं इस लड़की ने कुछ देखा तो नहीं। पता नहीं कब आँख लग गई मेरी, मैं भी ना डायरी रख के ही सोती, पर नींद कहाँ आ रही थी उस वक्त। और इधर गौरी सोच रही थी, क्या था उस डायरी में जो दी इतना घबरा गई। आखिर पता नहीं क्यों गौरी के दिमाग के घोड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे पहले तो उसने मोबाइल निकाला और मानव वर्मा का नंबर सेव किया। फिर बारी थी डायरी के पन्नों को पढ़ने की, लेकिन उसे हॉस्पिटल जाने के लिए देरी हो रही थी। गौरी पेशे से डॉक्टर थी, जयपुर सिटी हॉस्पिटल में, लेकिन अभी उसकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। वह अभी इंटर्नशिप ही कर रही थी। गौरी जल्दी से तैयार होकर नाश्ते के टेबल पे गई। देखा कोई नहीं है वहाँ। फिर चंदा बुआ नाश्ता लेकर आई। गौरी ने मौका अच्छा देखकर चंदा बुआ का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोली, बैठो ना बुआ, कुछ बात करनी है आपसे। चंदा बुआ भी बैठ गई। गौरी, बुआ आप तो सबसे ज़्यादा दी से प्यार करती हैं ना? चंदा बुआ, लो कर लो बात, हम क्या, हमारी गुड़िया में सबसे ज़्यादा हमें से प्यार करती है। ये सुनकर गौरी मुस्कुराने लगी। चंदा बुआ, हंस रही हो तुम, हम क्या मजाक कर रहे हैं? गौरी, नहीं मजाक क्यों करेंगे, हम तो जानते ही हैं कि आपके फेवरेट तो दी ही हैं। क्या पापा की भी फेवरेट दी ही थी? चंदा बुआ,
भैया भैया किसी में भेदभाव न करते थे। वो तो सबसे एक समान प्रेम करते थे। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा न था। भैया प्यार तो करते थे गुड़िया से, लेकिन ये फेवरेट वेवरेट का मुझे नहीं पता। हाँ, एक बात और कह दे रही हूँ, गुड़िया को जब भी देखती हूँ भैया याद आ जाते हैं। कहते हुए चंदा बुआ की आंखें भर आई, गौरी की भी आंखें भर आई। कुछ सोचकर फिर अचानक से बोल पड़ी, अच्छा बुआ, मैं शाम को ज़रा देर से आऊँगी, वो मेरी मानव सर के साथ मीटिंग है। कहकर गौरी चोरी चोरी चंदा बुआ को भी देख रही थी। चंदा बुआ मानव का नाम सुनते ही चौकन्नी हो गई और पूछा, कौन मानव? कोई नया दोस्त है तुम्हारा? गौरी, नहीं नहीं, हमारे सर हैं। आज वो सभी बच्चों से मीटिंग करने आ रहे हैं। क्यों, आप जानती हैं किसी मानव को? चंदा बुआ, नहीं, हम कहाँ से जानेंगे। लेकिन गौरी निश्चिंत हो गई कि हो ना हो दी वाले मानव वर्मा को बुआ ज़रूर जानती है। गौरी ने नाश्ता किया और निकल गई हॉस्पिटल के लिए। रास्ते पर आगे के बारे में सोचती रही, इस मानव वर्मा का पता कैसे लगाऊं। गौरी हॉस्पिटल पहुंची। आज उसकी ड्यूटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में थी, तो सारा दिन बड़ा ही व्यस्त रहा। फ्री होकर उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त रीना को भी फ़ोन करके कैंटीन में चाय पीने के लिए बुला लिया। रीना वैसे गौरी की सीनियर थी, पर दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता थी। जब अपनी फ्रेंड रीना से मिली तो उसने मानव वर्मा के बारे में डिस्कस किया। जब रीना ने मानव वर्मा का नाम सुना तो वह अनायास ही बोल पड़ी, कौन मानव वर्मा? उदयपुर अपोलो हॉस्पिटल के जाने माने कार्डियो सर्जन मानव वर्मा, जो अभी एक बच्चे की बड़ी क्रिटिकल हार्ट सर्जरी करके सुर्खियों में बने हुए थे। क्या तुम उन्हीं की बात कर रही हो? गौरी, पता नहीं यार, ये वही मानव वर्मा है या नहीं, अभी तो बस नाम मिला है, आगे और भी बहुत कुछ पता करना है। वैसे तुम बताओ, तुम कैसे जानती हो इन मानव वर्मा को? रीना, अरे जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तो मैंने नीट पीजी के लिए एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप किया था ना, उसी दौरान मैंने उदयपुर अपोलो हॉस्पिटल में 7-8 महीने के लिए जॉब की थी। वहीं पर मेरी मुलाकात डॉक्टर मानव वर्मा से हुई। वैसे तो उनका अपना खुद का हॉस्पिटल भी है, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल के नाम से, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में भी वो एज ए विजिटिंग कार्डियो सर्जन काम करते हैं। उदयपुर के बड़े मशहूर और जाने माने कार्डियो सर्जन हैं वो। पूरे उदयपुर में मशहूर है क्रिटिकल केसेस हैंडल करने के लिए। सुना है उनके द्वारा की गई सर्जरीज आज तक कभी भी फेल नहीं हुई। 100% सक्सेस रेट है उनकी सर्जरीज का। अभी बहुत दिनों से टच में नहीं हूँ। वो हैं जयपुर के ही, लेकिन उदयपुर सेटल हो गए हैं। गौरी, पता नहीं ये वाले मानव वर्मा कौन है और क्या करते हैं। चलो देखती हूँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा ही। आखिरकार मैं भी बाल की खाल निकालने में माहिर हूँ। गौरी रीना से बात करके अपनी ड्यूटी ख़त्म करके हॉस्पिटल से सीधा घर आ गई। घर पहुँचते ही सीधा अपने कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। अब बारी थी प्रतिज्ञा दी की डायरी वाले स्क्रीनशॉट्स पढ़ने की, जिनको पढ़ने के लिए गौरी कब से मरी जा रही थी। वो प्रतिज्ञा की डायरी पढ़ने के लिए इतनी उत्साहित थी कि एक ही बार में सब पढ़ लिया उसने। जो वो डायरी का एक एक पन्ना अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट के रूप में भरती जा रही थी, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। पूरा पढ़ने के बाद गौरी की आंखों में आंसू का पूरा सैलाब ही उमड़ आया था। आज बहुत बुरा लग रहा था उसे अपनी दी के लिए। वो सोच रही थी कितना कुछ सहा है प्रतिज्ञा दी ने। आज वो अच्छे से समझ पा रही थी अपने बचपन की कराटे क्लास के पीछे की वजह। आज वो अपने लिए महसूस कर पा रही थी अपनी प्रतिज्ञा दी की तरफ, कि कैसे अगर गौरी को स्कूल या कॉलेज से आने में 10 मिनट भी देरी हो जाती थी तो प्रतिज्ञा स्कूल में फ़ोन पर फ़ोन कर डालती थी, और अगर फ़ोन ना मिले तो इतनी देर में वो खुद ही स्कूल पहुंच जाती थी। आज उसे समझ आ रहा था कि क्या गौरव भैया के किसी भी दोस्त से बात करने पर गौरी को मनाही थी। और उस दिन प्रतिज्ञा भले ही कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके ब्लैक बेल्ट होने पर सबसे ज़्यादा वही तो खुश थी। जहाँ तक हुआ, प्रतिज्ञा दी ने उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सपोर्ट किया। आज गौरी को खुद से बहुत शिकायतें थी, शर्म आ रही थी उसे खुद पे। वो सोच रही थी, मैं कितनी गलत सोचती थी। अब चाहे जो भी हो, अब वो कभी प्रतिज्ञा दी को, अपनी दी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। क्या महसूस किया होगा दी ने उस रात जब चाचा जी ने दी के साथ
कोशिश की होगी। छी छी, घिन आ रही है सब सोच कर भी। बहुत सहा है दी ने, और कभी किसी से खुल के बात भी नहीं की कि मन थोड़ा हल्का हो जाता। चंदा बुआ सब जानती थी, शायद इसीलिए चाचा जी जब आते और उसे प्यार से गोद में बैठाते तो चंदा बुआ किसी बहाने से उसे ले जाती। सब पढ़ने के बाद गौरी को एक बार ख्याल आया कि भाई को बताऊं क्या। फिर उसने सोचा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, और फिर मानव वर्मा के बारे में भी तो पता लगाना है, क्योंकि जिस डायरी में इतनी बड़ी बात लिखी हो उस डायरी में अगर किसी का नाम है और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है तो ये नाम और कॉन्टेक्ट नंबर किसी एलिगेटेड शख्स का नहीं हो सकता। ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट ही होगा। गौरी ने अपना मोबाइल निकाला और उस नंबर पर डायल किया। 2 बार पूरी रिंग हुई लेकिन किसी ने उठाया नहीं। गौरी ने सोचा हो सकता है ऑफिस में हूँ, लेकिन जो बेचैनी मन में थी उसने गौरी को चैन से बैठने नहीं दिया। उसने एक बार फिर नंबर डायल किया। इस बार किसी ने उठाया, शायद नौकर था, क्योंकि उसने उठाते ही कहा, अरे साहब गड़बड़ नहीं है। तभी हम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। गौरी ने पूछा, क्यों, कहाँ है साहब? नौकर, कहाँ है मतलब? अरे अभी हॉस्पिटल में ही होंगे ना इस समय तो। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही गौरी को शक हुआ कि कहीं ये वो वाले डॉक्टर मानव वर्मा तो नहीं जिनके बारे में रीना बता रही थी। गौरी, वैसे आप बता सकते हैं कि ये नंबर कहाँ का है? नौकर, बड़ी अजीब है, आप साहब को जानती हैं और उनको फ़ोन भी मिलाया है, लेकिन कहाँ रहते हैं सो नहीं जानती आप। अब तो पहले आप ये बताइए कि आप कौन से साहब को खोज रही हैं? गौरी, ये बीकानेर वाले मानव शर्मा का ही नंबर है ना, जिनका अपना बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस है? नौकर, जी नहीं, ये उदयपुर वाले मानव वर्मा का नंबर है और वो बिजनेस नहीं करते हैं बल्कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं हमारे साहब। अब फ़ोन रखिए, और भी काम है हमारे पास। अब गौरी 110% दावे के साथ कह सकती थी कि ये रीना वाले ही मानव वर्मा है। मन तो कह रहा था कि सीधे उदयपुर से के लिए निकल पड़े, लेकिन अभी इस पर बहुत सारा होमवर्क करना था जिसमें उसकी मदद बस चंदा बुआ ही कर सकती थी। अब गौरी सीधे चंदा बुआ के पास पहुंच गई। गौरी, चंदा बुआ कहाँ है आप? चंदा बुआ, क्या हो गया, काहे घर को सर पे उठाए रही हो? गौरी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम बाहर चलें कहीं? चंदा बुआ, क्या हो गया, किसी को पसंद कर लिया क्या तूने भी अपने भाई की तरह? गौरी, सब यही पूछ लोगी क्या, तो बाहर क्यों जाएंगे भला? चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे। अब कल को दी की शादी हो जाएगी तो तुम्हें मेरे साथ ही समय काटना होगा ना, बस इसीलिए। चंदा बुआ खुश होकर, राम जी ऐसा दिन दिखाएंगे क्या? गुड़िया जब छोटी थी तो उसे दुल्हन बनने का बड़ा शौक था। अब घर की जिम्मेदारी सब में ऐसी लगी कि सब भूल गई मेरी बच्ची। दोनों बाहर निकलकर कार से आइसक्रीम पार्लर गए। गौरी 2 आइसक्रीम लेकर आई और दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ गई। चंदा बुआ, तुम हमारे लिए हमारी पसंद की आइसक्रीम लाई हो, तुम्हें कैसे पता कि हमें यही वाली पसंद है? गौरी चंदा बुआ को गले लगाते हुए, बुआ तुम्हारी फेवरेट दी है, लेकिन हम सबकी फेवरेट तो तुम ही हो। मुझे तो पहले ही पता था कि बटर स्कॉच आपकी फेवरेट आइसक्रीम है। चंदा बुआ, नहीं, तुम सबसे हम एक जैसा ही प्यार करते हैं, इतना मान हमें इसी परिवार ने दिया है, और हम पहले ही कह रहे ये फेवरेट हमें नहीं समझ आता। गौरी थोड़ा सीरियस होती हुई, बुआ क्या आप सच में चाहती हो कि दी की भी शादी हो? चंदा बुआ, लो भला, अपनी गुड़िया की शादी के लिए 1000 सपने देखे हैं हमने। कितना सोचे थे कि इन हाथों में आज गुड़िया खेली है, कल को उसके बच्चे भी खेलेंगे। आंसू पोंछते हुए, अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि गौरी बोल पड़ी, तो आपको मुझे पूरी बात बतानी होगी बुआ। चंदा बुआ आश्चर्यचकित होते हुए, कौन सी बात? गौरी, मानव वर्मा वाली बात। चंदा बुआ, तुम कैसे जानती हो ये सब? गौरी, बुआ मैं सब जानती हूँ, चाचा जी के बारे में भी। चंदा बुआ, छी छी, नाम न लो उस दुराचारी का। हमारी गुड़िया का जीवन बर्बाद करने की कोशिश की उस नीच ने। उस घटना ने हमारी गुड़िया को अंदर से ही तोड़ दिया। आज तक हमारी बच्ची उभर नहीं पाई है इस घटना से। गौरी, बुआ उन्होंने जो भी किया
आपने माँ से क्यों नहीं कहा? माँ से क्यों छिपाया आपने? चंदा बुआ, भौजी से कहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भैया के जाने के 15-20 दिन बाद ही ऐसा हुआ था। और जब हुआ तो घर के लोगों से भरा हुआ था, और इन सब से हम भी गुजर चुके हैं गौरी बेटा, और हमारा भी किसी ने विश्वास नहीं किया था। गौरी बुआ, आपके साथ? चंदा बुआ, हाँ बिटिया, हमारे साथ भी। 14 बरस में ब्याह हुआ और 15वें बरस में विधाता ने हमें विधवा बना दिया। उस समय सोचते थे कि पता नहीं कैसा भाग्य लेकर हम पैदा हुए हैं। जब हम विधवा हुए तो ये कमीने सोचने लगे हम अब सबके जागीर हो गए, और जब ये बात हमने अपनी सास से कही तो उल्टा कहकर हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। जब हम मायके गए तो वहाँ भी हमारा आना किसी को फूटी आँख ना भाया, और एक रात हम सब छोड़कर घूमते घूमते शहर में आ गए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि भैया ने हमें काम पर रख लिया। बिल्कुल सगे भाई सा स्नेह दिया हमें। भैया और भौजी के साथ रहकर एक बार फिर हमारा संसार पर विश्वास बनने लगा था। लेकिन भगवान भी अच्छे लोगों को ज़्यादा दिन खुद से दूर नहीं रखते, सो भैया को अपने पास बुला लिया। और अगले ही 2 वर्षों में फौजी भी चली गई हमें छोड़कर। तभी से तुम्हारे चाचा की बुरी नज़र सब पे पड़ गई। हमने भी सोच लिया कि जो परिवार आज तक हमारी ढाल बना है, आज हम उसकी ढाल बनेंगे। अपनी बात सोचकर ही हमने गुड़िया को चुप रहने की कसम दी। उस समय हमें जो चीज जान पड़ा हमने वही किया। गौरी बुआ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ये अचानक से इतनी खामोश हो गई। कितनी बातें करती थी, कितना खेलती थी मेरे और गौरव भाई के साथ, फिर अचानक से। काश मैं मेरी दी के लिए कुछ कर पाती, काश। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दी इन सब बकवास की वजह से अपनी पूरी लाइफ ना खराब करे। तो सबसे पहले दी को ये सब अपने मन से निकालना होगा। चंदा बुआ, हाँ बिटिया, करो जो करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि इसकी उम्र की लड़कियों को देखती हूँ तो मन रोता है। आज भैया जिंदा होते तो अपने हाथों से उसका कन्यादान करते, उसे विदा करते, उसका भी अपना घर संसार होता। गौरी, और ये मानव वर्मा कौन है? बुआ, क्या इसने भी कभी? चंदा बुआ, ना ना बिटिया, बड़ा ही भला लड़का था ये मानव। गौरी, आप बताइए बुआ कि आप कैसे जानती हैं और कितना जानती हैं? चंदा बुआ, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी घर चलो, बहुत देर हो गई है। प्रतिज्ञा राह देख रही होगी, कभी और चर्चा करेंगे इस बात पर। गौरी, ठीक है बुआ, चलिए। चंदा और गौरी घर आ गए। प्रतिज्ञा भी आ चुकी थी। प्रतिज्ञा ने चंदा को देखते ही कहा, कहाँ थी बुआ, चाय पिला दो ना एक कप। चंदा बुआ, अभी लाती हैं, तुम कमरे में चलो। तभी गौरी बोल पड़ी, आप सब लोग लॉन में चलो, आज मैं चाय बना कर लाती हूँ। गौरी चली गई चाय बनाने। प्रतिज्ञा चंदा बुआ के साथ लॉन में चली गई। थोड़ी देर में गौरी गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई। सबको चाय दी तो चंदा ने बुआ ने मजाक अंदाज में कहा, देखो प्रतिज्ञा, अब तो गौरी में चाय बनाना सीख गई है, इसके लिए भी अब लड़का देख लो। कुछ फिर उदास होते हुए बोली, दो तो बिन ब्याही बेटियां घर में हैं, और गौरव है कि घर में बहू लाने पर तुला है, बहनों की कोई फिक्र नहीं उसे। तो गौरी छट से बोली, तो मैं ही क्यों, पहले दी की शादी करो। इतना सुनना था कि प्रतिज्ञा खड़ी हो गई और बोली, मुझे शादी वादी नहीं करनी, और आज के बाद इस बारे में कोई मेरी शादी की बात नहीं करेगा। गौरी, ये क्या बात हुई दी, आप किसी की सुनती क्यों नहीं? प्रतिज्ञा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और जाने लगी। गौरी पीछे से आवाज़ लगाती रह गई, दी, एक बार सुनो तो सही, मेरी बात का जवाब तो दो। प्रतिज्ञा ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा और जाते हुए कहा, मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। गौरी फिर बोली, आप इस तरह नहीं भाग सकती, आपको जवाब देना होगा। और प्रतिज्ञा बिना रुके सीधा कमरे में चली गई। चंदा बुआ ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हुआ बिटिया, बात बनने की जगह बिगड़ती हुई दिख रही है। गौरी, आपको मुझ पर विश्वास है ना बुआ, आप प्लीज़ मुझ पर विश्वास रखिए, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चंदा बुआ थोड़ा चिंतित स्वर में, तुम तो हमारे लिए डूबते को तिनके का सहारा हो बिटिया, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। गौरी, तो फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मुझे दी के बारे में सब बताइए जो मैं नहीं जानती। चंदा बुआ, ज़रा ठहर तो, पहले गुड़िया को देख कर आती हूँ।
गौरी सोचने लगी। दीना हुई खुल जा सिमसिम का दरवाज़ा हो गया कि खुल ही नहीं रहा। देखते हैं चंदा बुआ कब इस सस्पेंस से पर्दा हटाती है। दोस्तों, जिस मानव वर्मा का पता गौरी ने लगाया है, क्या ये वही मानव वर्मा है जिससे कभी प्रतिज्ञा बेइंतहा मोहब्बत करती थी? गौरी, उफ, दी को मनाना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है। लेकिन मैं भी आखिर हूँ तो उन्हीं की बहन। मैं भी देखती हूँ कि दी कैसे नहीं मानेगी। चलो, अब ज़रा इस मानव वर्मा के केस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। रीना से भी पूछती हूँ, हो सकता है वह मेरी मदद और कर दे इसमें। यह सब सोचकर गौरी ने रीना को कॉल लगाया और अगले दिन का लंच फिक्स किया। फिर अपने कमरे में चली गई। इधर चंदा बुआ प्रतिज्ञा के पास उसके कमरे में गई पानी लेकर। चंदा बुआ, क्यों चली आई इस तरह वहाँ से उठकर? प्रतिज्ञा, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है बुआ, बस। चंदा बुआ, जवाब तो देना पड़ेगा ना गुड़िया। अब गौरी कोई बच्ची नहीं रही, वह अब बड़ी हो गई है। जो देखेगी तो सवाल तो करेगी ही ना। और तुम कब तक टालोगी ये सब? आखिर एक ना एक दिन जवाब तो देना पड़ेगा। ज़रा सोचो गुड़िया कि तुम अपने छोटे भाई बहन को जवाब देने से डर रही हो। जब मरने के बाद मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगी और वो मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी अपने भैया भौजी को कि इतने बड़े संसार में मैंने उनके नाजुक सी फूल सी बच्ची को तिल तिल घुटने के लिए छोड़ दिया। ये सब कहकर अपने आंसू साफ करते हुए चंदा बुआ तो चली गई, लेकिन बुआ की बातों से प्रतिज्ञा थोड़ी परेशान जरूर हो गई। वो सोच रही थी कि गौरी अगर दोबारा पूछेगी तो क्या जवाब देगी वो उसके सवालों का। क्यों ये लोग उसे फिर से उन्हीं सब बातों में खींचकर दोबारा ले जाना चाहते हैं। अब वो किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती। प्रतिज्ञा फिर सोचने लगी, इतना कहा था चंदा बुआ से कि मानव को सारी बात बताने दें, पर बुआ ने नहीं बताने दिया और वो किसी तरह के धोखे में मानव को नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसे मानव से अपनी शादी के बारे में झूठ कहना पड़ा। ये सब प्रतिज्ञा ने फ़ोन पर ही कहा था, क्योंकि उस पे मानव का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने मानव से कहा था कि उसके पापा उसका रिश्ता किसी और से तय करके गए हैं। इतना सुनना था कि मानव बिल्कुल शांत हो गया और प्रतिज्ञा ना जाने कितनी देर तक हेलो हेलो करती रह गई थी, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मानव ने रूंधे गले से बस इतना ही कहा कि कहो, सुन रहा हूँ। प्रतिज्ञा कहती जा रही थी कि किसी के जाने से दुनिया नहीं रुक जाती मानव, तुम फिर से अपनी नई दुनिया बसा लो। देखना, एक बार फिर से सब खेल उठेगा। मानव को अपने प्यार का वास्ता दिया था जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कहा कि तुम्हें मुझसे अच्छी मिल जाएगी मानव, और जवाब में मानव ने बस इतना कहा कि नहीं चाहिए तुमसे अच्छी, बस तुम चाहिए। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। एक वो दिन था और एक आज का दिन। दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनी है। वो तो मानव के जाने के बाद प्रतिज्ञा को एहसास हुआ कि वो कितना प्यार करती है मानव से, लेकिन परिवार के सामने ये सोचकर उसे आत्मग्लानि होती थी। भूली तो नहीं थी मानव को, पर उसकी यादों के साथ जीना सीख गई थी प्रतिज्ञा। और 14 साल बीत गए। इन 14 सालों में एक पल भी ऐसा ना हुआ कि मानव उसके मन से, उसकी यादों से कहीं गया हो। आज सबका खाना सबके कमरे में ही गया। प्रतिज्ञा को खिला के चंदा बुआ गौरी के पास गई खाना लेके। गौरी, बुआ एक काम करो, आप जान ही ले लो मेरी, आपके लिए तो दी है ही ना। चंदा बुआ, चुप करो, अनशन बोला तो लगाएंगे एक। गौरी, तो क्या कहूँ, आप ही बताओ। कब से मानव वर्मा के बारे में पूछ रही हूँ और आप मुझे लटका के रखा है। उस दिन अगर दी थोड़ी देर से उठी होती तो मैं खुद सब पता लगा लेती। आपसे ज़्यादा तो तेज़ मेरे सोर्सेज हैं। इतनी देर में मुझे मानव वर्मा के भूत भविष्य वर्तमान सारी जानकारी इकट्ठा करके दे देते। चंदा बुआ, तो सुनो। गौरी, तो बताओ। चंदा बुआ, तुम और गौरव बहुत छोटे थे, तब हम सब साथ में एक बार वैष्णो देवी गए थे माँ के दर्शन के लिए। पता नहीं तुम्हें याद भी होगा कि नहीं। गौरी, कुछ सोचते हुए, कुछ कुछ याद है, बोलो।
चंदा बुआ, वैष्णो देवी से आते समय ही ट्रेन में गुड़िया से मिला था मानव। हमें याद है कि किस तरह गुड़िया पहली ही बार में उसे देखते ही पसंद करने लगी थी। बड़ा ही भला था वो, और स्वभाव भी ऐसा शांत कि पूछो मत। शायद कोई परीक्षा देकर आ रहा था। पूरे रास्ते हम सबकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसके व्यवहार को ही देखकर भैया ने उसका फ़ोन नंबर भी रख लिया था। गौरी, आप सीधे सीधे कहो ना, कितने प्यार करने लगी थी उनसे। और वो, क्या वो नहीं करते थे? चंदा बुआ, अब तुम अपनी ही कहानी बना लो, हमसे काहे पूछ रही हो? थोड़ा गुस्साते हुए। गौरी, आप समझ नहीं रही बुआ, जल्दी बताओ ना। चंदा बुआ, उफ, बिल्कुल धीरज नहीं है इस लड़की में, बता ही तो रहे हैं, तुम सुनोगी तब तो। हमारा एक छोटा सा बैग छूट गया था ट्रेन में, और मानव वही लौटाने आया था पहली बार हमारे घर में। धीरे धीरे गुड़िया से बात बढ़ी, बस दोनों बहुत पसंद करने लगे एक दूसरे को। गौरी, तो फिर अलग क्यों हुए? चंदा बुआ, जब भैया का स्वर्गवास हुआ तब तक वो कुछ करता ही नहीं था, तब वो पढ़ाई कर रहा था। ऊपर से तुम्हारे चाचा जी वाली बात हो गई और गुड़िया उसे सब बताना चाहती थी, पर हमने उसे बताने नहीं दिया। फिर तुम सबकी जिम्मेदारी भी तो थी। गुड़िया ने सोचा अगर वो शादी करके इस घर से चली जाएगी तो फिर कहीं कोई तुम्हारे साथ ना गलत कर दे। इसीलिए गुड़िया ने निर्णय लिया कि वो शादी नहीं करेगी और तुम सबकी ढाल बनकर रहेगी। गौरी, कितनी महान है दी, और एक मैं पागल आज तक अपने दी की अच्छाई को समझ ही नहीं पाई। चंदा बुआ, बस तुम्हारे ही कारण उसने मानव से अलग होने का मन बना लिया, लेकिन वो मानव को अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाई। देखो गौरी, किसी के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती बेटा, निरंतर चलना ही दुनिया का दस्तूर है। भैया भोजी गए तब भी किसी तरह प्रतिज्ञा ने सब संभाला ही। मानव के जाने से भी दुनिया तो नहीं रुकी, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिज्ञा को उसका प्यार वापस मिल जाए और उसका भी छोटा सा एक खुशियों भरा संसार हो। फिर चंदा बुआ चली गई और गौरी इसे उधेड़पुर में लगी रह गई कि कल देखते हैं रीना कितनी जानकारी दे पाती है मानव वर्मा के बारे में। अगले दिन गौरी नियत समय और स्थान पर रीना से मिलने चली गई, और जो बात सामने आई उसे गौरी को एक उम्मीद की किरण नजर आई। तो बात ये थी कि मानव वर्मा का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था, लेकिन अभी क्या और कैसे है ज्यादा पता नहीं। अगले दिन सुबह का सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो प्रतिज्ञा ने गौरव से उसकी कंपनी को छोड़ने के बारे में पूछा। गौरव, अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। प्रतिज्ञा, तो फिर इस बार मुझे ही उदयपुर जाके वहाँ की ब्रांच की सारी चीज़ें देखनी होंगी। देखो, किसी रविवार को छुट्टी मिले तो तुम भी साथ चलो। गौरव, ठीक है दी, इस रविवार को देखता हूँ। प्रतिज्ञा, लेकिन मैं इस शुक्रवार को ही चली जाऊंगी, मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है। गौरी मन ही मन सोच रही थी कि ऊपर वाला इतना मेहरबान कैसे हो सकता है उस पे। उसे तो टाइम भी नहीं मिला कुछ सोचने के लिए। आज सोमवार है, इसका मतलब शुक्रवार से पहले उसे कुछ तो करना होगा। गौरी ने रीना को कॉल लगाया और मानव वर्मा के साथ किसी तरह एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बहुत मिन्नतें की। रीना ने ये तो जवाब दिया कि चल देखती हूँ। इधर गौरी मन ही मन सोच रही थी कि कुछ तो भगवान भी उसके दी के साथ अच्छा करने की सोच रहे हैं, तभी तो दी को अभी उदयपुर जाना है। गौरी घर के मंदिर की ओर गई। वहां चंदा बुआ पहले से पूजा कर रही थी। गौरी ने बुआ के पैर छुए बोली, बुआ आज मेरे लिए भी इनसे मांग लो। चंदा बुआ, बेटा इनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सबके मन की जानती हैं। गौरी, तो क्या मुझे मेरे काम में सफलता मिलेगी? चंदा बुआ, जरूर मिलेगी मेरी बच्ची। अब गौरी जैसे ही कमरे में आई, रीना को फोन आया। रीना, तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है मानव सर के साथ। लेकिन यार बताओ तो सीन क्या है मानव सर का तुम्हारे साथ? गौरी, बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, थोड़ा टाइम दो। रीना, चलो मैं टाइम एंड प्लेस तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ। गौरी, ओके।
थोड़ी देर में रीना का मैसेज आ चुका था। बस फिर क्या था, गौरी को आगे की तैयारी करनी थी क्योंकि मीटिंग मंगलवार की सुबह को ही जो होनी थी। उसने सबसे पहले एजेंट को कॉल करके उदयपुर के टिकट्स बुक की, अपनी पैकिंग की और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। हॉस्पिटल से ही चंदा बुआ को कॉल करके बताया कि उसे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है क्योंकि शाम को वो घर आते ही निकल जाएगी। चंदा बुआ ने पूछा भी इतनी जल्दी काहे, तो गौरी ने किसी ज़रूरी काम का बोल के पीछा छुड़ाया। गौरी की अगली सुबह उदयपुर में हुई। मानव वर्मा से सुबह 7:30 बजे घर पर ही मिलना तय हुआ था। गौरी ठीक 7 बजे उसके यहाँ पहुँच गई। एक आदमी आया और बोला कि साहब मॉर्निंग वॉक पर गए हैं। शायद वही आदमी था जिससे फ़ोन पे बात हुई थी। गौरी के जासूसी दिमाग ने कुछ और पता लगाना चाहा उस आदमी से। गौरी, आपका नाम? आदमी, हमारा नाम नंद किशोर है। गौरी, नाम तो बहुत लंबा है आपका। नंद किशोर, अरे आप हमें किशोर बुलाइए, साहब भी यही बुलाते हैं। गौरी, चलिए मैं आपको सिर्फ भैया बुलाती हूँ, आपको चलेगा? नंद किशोर, चलेगा? अरे दौड़ेगा, हमारे गांव में हमारी बहन भी आप ही की उम्र की होगी। गौरी, आपके साहब अकेले रहते हैं, उनका परिवार? नंद किशोर, कहाँ कोई है, माता जी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया। छोटी बहन विदेश में रहती है, ले देकर बच गए हम और साहब। गौरी, पत्नी और बच्चे? नंद किशोर, एक बार छोटी दीदी बताए रही कि साहब की शादी हुई थी, बस साहब की उनसे निभ ना सकी, बहुत जल्दी अलग हो गए दोनों। अरे हम तो ठहरे गप्पे आदमी, गप में लग गए, आपसे चाय नाश्ते के लिए भी पूछा नहीं। चाय पियेंगी? तभी पीछे से आवाज़ आई, चाय तो मैं भी पीऊँगा किशोर। गौरी उठ खड़ी हुई, नमस्ते किया और ठिठक कर रह गई। कितना आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। दी चाहती तो रानी बनकर रह सकती थी इनके साथ, लेकिन हम सबके लिए दी ने अपने स्वार्थ को परे रखा। दी यू आर ग्रेट। तभी उसका ध्यान टूटा मानव की आवाज़ से। मानव, गौरी? गौरी ही नाम है ना आपका? गौरी, जी सर। मानव, तो बताइए मिस गौरी, क्या काम है आपको, क्यों मिलना चाहती थी आप? इतनी देर में नंद किशोर चाय और बिस्किट लाया और रख कर चला गया। गौरी ने फोन में कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स दिखाकर उन पर डॉक्टर मानव की राय लेनी चाहिए। इस पर मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस गौरी, जब आप जयपुर से उदयपुर आ सकती हैं तो आपसे मिलने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी तो मैंने भी की है। गौरी थोड़ा आश्चर्य करते हुए, मैं समझी नहीं सर। मानव, इंडिया के टॉप कॉलेज से मेडिकल करने के बाद कोई लड़की जयपुर से उदयपुर सिर्फ वो कुछ रिपोर्ट्स तो डिस्कस करने नहीं आएगी। मिस गौरी, जिस कॉलेज से आपने मेडिकल किया है वहाँ के डॉक्टर सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो आपके बारे में मुझे पहले ही बता चुके हैं कि आप कॉलेज की नहीं बल्कि पूरे जयपुर की टॉपर रह चुकी हैं। अब बताइए मिलने का सही कारण, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? गौरी नजरें नीचे किए हुए प्रतिज्ञा दी। मानव चिंतित स्वर में, क्या हुआ प्रतिज्ञा को? फिर खुद को थोड़ा संभालते हुए, कौन प्रतिज्ञा? गौरी, आपकी प्रतिज्ञा सर। मानव थोड़ा सोचते हुए, तुम गौरी हो? गौरी, जी मैं गौरी हूँ। मानव, कैसी हो गौरी? गौरी कंधे उचकाते हुए, बस आपके सामने हूँ। मानव, आखिरी बार तुम्हें देखा था तो बहुत छोटी थी, आप डॉक्टर बन गए हो, बहुत अच्छा। डॉक्टर बनने का विचार कैसे आया? गौरी हंसते हुए, बस सब प्रतिज्ञा दी की ही मेहरबानी है। प्रतिज्ञा का नाम सुनने पर मानव की आंखों में एक उदासी सी छा गई। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, और कैसी है प्रतिज्ञा, उसका परिवार, बच्चे? गौरी, बस जैसे आप हैं। शादी नहीं की दी ने, झूठ कहा था आपसे। क्यों छोड़ दिया आपने दी को? मानव हैरान होते हुए, क्या शादी नहीं की? गौरी, जी नहीं की। आपने एक बार भी मुड़कर क्यों नहीं देखा? मानव,
अपने प्यार का वास्ता दिया था उसने। गौरी, और आप इतनी आसानी से मान गए? मानव, क्या करता मैं? उस वक्त कोई जॉब भी नहीं करता था कि जिद पर अड़ जाता। लेकिन प्रतिज्ञा, उसने मुझसे शादी के बारे में झूठ क्यों बोला? वो तो मेरा इंतज़ार कर सकती थी ना। प्रतिज्ञा, वो सब तो आपको दी ही बताएंगी। मिलना चाहेंगे दी से? मानव की आंखें छलक उठी, लेकिन खुश होते हुए बोले, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। गौरी, अब मिलेंगे तो मेरी दी को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? मानव, एक बार छोड़ा तो आज तक पछता रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि वही गलती दोबारा करूँगा? गौरी, तो फिर मैं चलती हूँ। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके टच में रहूँगी। मानव, नंबर तो मैं तुम्हें कल को दूंगा जब लंच करने आओगी। गौरी हंसते हुए, चलिए फिर तो मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत कुछ बताना है आपको और बहुत कुछ जानना भी है आपसे। अब चलती हूँ। और गौरी चली गई। डॉक्टर मानव ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली। नंदकिशोर को आश्चर्य जरूर हुआ कि जो साहब बुखार में भी हॉस्पिटल जाने की जिद करते थे, आज उन्होंने छुट्टी कैसे ले ली। लेकिन आज मानव अपने साथ वक्त बिताना चाहते थे। सारा दिन कमरे में खुद को बंद रखा। प्रतिज्ञा की एक एक चीज को संभाल के रखा था मानव ने। सब निकाला और अपने पुराने दिनों में खो गए। इधर गौरी ने गौरव को कॉल करके सारी बात बताई। आज गौरव को भी खुद की सोच पर पछतावा हुआ। गौरव, यार दी के लिए एक सॉरी तो बनती है। गौरी, नहीं भाई, दी को पहले सरप्राइज देंगे और फिर सॉरी बोलेंगे। इसीलिए पहले दी को उदयपुर ले आओ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। गौरव, चल मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहकर फोन रख दिया गौरव ने। अब गौरी सोच रही थी कि हे भगवान, बस दी का रिएक्शन अच्छा हो, वो ओवर रिएक्ट ना करे। अगले दिन को नियत समय पर गौरी मानव के घर पहुंची। नंदकिशोर ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। गौरी, कैसे हैं भैया? नंदकिशोर, बहुत बढ़िया, अंदर आइए, हम साहब को बुलाते हैं। गौरी तब तक पूरा लिविंग रूम घूम घूम कर देख रही थी। एक एक चीज बहुत ही शौक से और बहुत करीने से रखी हुई थी। इन सबको देखकर उसे बार बार प्रतिज्ञा दी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सब प्रतिज्ञा दी का ही किया हुआ है। गौरी इस भावना से भर गई कि ये कितने अच्छे से दी को जानती है, कितना प्यार रहा होगा इनके मन में दी के लिए। तभी मानव आ गए। गौरी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मानव, बात शुरू करो गौरी, इन सब मामलों में मैं ज़रा। गौरी, पहले आप मुझे अपने बारे में और दी के बारे में बताइए। मानव, क्या बताऊं? घर में माँ और छोटी बहन थी, क्योंकि पिताजी का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, तो मैं घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते थोड़ा सीरियस हो गया। लेकिन तुम्हारी दी मेरे जीवन में एक उमंग, एक उत्साह बनकर आई थी, और मैं उसके जीवन में एक ठहराव बनकर। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम एक दूसरे के पूरक थे। उस वक्त प्रतिज्ञा उतनी सीरियस नहीं थी जीवन में जब तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई थी। पता नहीं उसने झूठ क्यों बोला कि उसकी शादी होने वाली है। जहाँ तक जिम्मेदारियों की बात थी, उसे पता था कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने तो आज तक अपना नंबर भी चेंज नहीं किया कि हो सकता है किसी दिन प्रतिज्ञा कॉल करे। गौरी, अच्छा किया आपने, वरना आज मैं आपके सामने यूँ बैठी नहीं होती। दोनों हंसने लगते हैं। गौरी के मन में बहुत सारे सवाल थे और उन सब के जवाब की जिज्ञासा भी थी। उसने फिर पूछना शुरू किया। गौरी, किशोर भैया बता रहे थे कि आपने शादी भी की, लेकिन। मानव, अरे वाह गौरी, डॉक्टर होने के साथ साथ लॉयर होने के भी सारे गुण हैं तुम में। गौरी आश्चर्य से, क्यों, क्या हुआ? मानव सर नीचे झुका के मुस्कुराते हुए, मेरे लिए भी सवालों की पूरी लिस्ट लाई हो तुम। गौरी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता है। मानव, हाँ सही कहा किशोर ने, शादी की थी मैंने, लेकिन निभा ना सका। उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं थी मुझसे और मैं उन सब पे खरा नहीं उतर पाया। अपनी जगह गलत नहीं थी सुषमा,
लेकिन शायद मैं ही उसके लिए सही नहीं था। इसीलिए ना मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, ना ही पुनर्विचार किया सुषमा के साथ एक होने का। कोई संतान भी नहीं थी हमारी जो हमारी कमज़ोरी बनती। सच कहो तो प्रतिज्ञा को मैं कभी भुला ही नहीं पाया था, जो आगे बढ़ पाता जीवन में। प्रतिज्ञा ने अपने प्यार का वास्ता दिया था और माँ मुझे मेरे परिवार के साथ देखना चाहती थी, और इन्हीं सब के बीच में मैंने एक गलत निर्णय ले लिया। गौरी, इन 14 सालों में अगर दी ने सहा है तो आपने भी कुछ कम नहीं सहा है। मानव, लेकिन प्रतिज्ञा, उसने शादी को लेकर झूठ क्यों बोला? गौरी, आप सुनना चाहेंगे? मानव, हाँ गौरी, आखिर क्या बात थी जिसने मेरी प्रतिज्ञा को मुझसे इतनी दूर कर दिया? गौरी, पापा के जाने के कुछ दिनों बाद ही दी मॉलेस्टेशन का शिकार हुई थी। उम्र भी कम थी। नादानी में आपसे कुछ भी कहने का साहस नहीं जुटा पाई। मानव गुस्से में, क्या प्रतिज्ञा के साथ ऐसा हुआ? किसने किया मेरी प्रतिज्ञा के साथ ऐसा? गौरी, अब ये तो आपको दी ही बताएंगी जब थोड़ा सहज होंगी। मानव, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मुझसे कुछ बांट सके। उफ। गौरी, इसमें दी की गलती नहीं है। उन्होंने तो हिम्मत जुटा भी ली थी आपसे कहने की, लेकिन चंदा बुआ की चिंता ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। मानव, कितना अजीब है ना गौरी, एक तरफ हमने कितनी प्रगति कर ली है और वहीं दूसरी तरफ हमारी मानसिकता कितनी संकीर्ण है। मैं चंदा बुआ को भी दोष नहीं दूंगा। चंदा बुआ का प्रतिज्ञा के प्रति स्नेह मुझे पहली मुलाकात में ही समझ आ गया था। आखिर उन्होंने भी इस समाज को देखकर ही निर्णय लिया होगा, और हम तो अपने प्रोफेशन में रोज ही ऐसी समस्याओं से अवगत होते हैं। तभी नंदकिशोर दोनों के लिए खाने के लिए बुलाने आ गया। दोनों खाना खाने बैठे। मानव से रहा ना गया और पूछ बैठा, क्या प्रतिज्ञा से एक बार मिल सकता हूँ? गौरी, अब भी आपको लगता है कि इतनी दूर से मैं यहाँ चने बेचने आई हूँ? मानव हंसते हुए, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। गौरी बीच में टोकते हुए, तो क्या मतलब था? क्यों किशोर भैया साहब को अकेले देखते देखते बोर नहीं हो गए आप? अब मानव थोड़ा छेप गया और नंदकिशोर खुश हो गया। नंदकिशोर, अरे दीदी, हम तो कब से कह रहे हैं। गौरी, दी शुक्रवार को उदयपुर आ रही हैं किसी काम के सिलसिले में, आप कहिए तो। मानव कुछ ना कह सके, लेकिन गौरी उनके मनोभावों को पढ़ चुकी थी। उधर गौरव ऑफिस में इस्तीफा देकर घर आया और घर आकर प्रतिज्ञा से झूठ बोला कि छुट्टी मिल गई। गौरव, दी हम लोग कल ही चलें, गुरुवार को ही हम सिंगापुर वाले मीटिंग कर लेंगे। प्रतिज्ञा, पर उसने तो। गौरव, दी आप नंबर तो दो, उसका मैं बात करता हूँ, ऑफिस में ऐसे डील्स मैं ही क्रैक करता हूँ। प्रतिज्ञा ने नंबर दिया, लेकिन सोचने लगी, क्या इस गौरव को मैं जानती हूँ, या फिर मैंने ही अपने आसपास इतनी ऊंची दीवार बना ली है। खुद मेरे लिए भी बाहर देखना संभव नहीं था। जो भी है, अब मैं मेरे भाई के बीच दूरी आने नहीं दूंगी। गौरव की सहजता ने एक सकारात्मकता ला दी थी प्रतिज्ञा के व्यवहार में। बहुत दिनों बाद आज खुश थी प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा सोच रही थी कि गौरी के साथ भी अपने समीकरण ठीक करेगी। वाकई में उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया था उसने गौरी के साथ। अब अगर गौरी के मन में सवाल आएंगे तो पूछेगी ही ना। जो भी हो, उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने दो गौरी को, एक अच्छे से डिनर पे जाएंगे तीनों। होता क्या है, जब बच्चे बड़ों से घिरे होते हैं तो अपने मन के बात कहने में हिचकिचाते हैं। यही सब सोचते सोचते आंख लग गई और प्रतिज्ञा सो गई। अगले दिन गौरव और प्रतिज्ञा निकल पड़े। रास्ते पर गौरव ने प्रतिज्ञा से ढेर सारी बातें की, कुछ अपने बारे में, कुछ ऑफिस के बारे में, कुछ श्रुति के बारे में, और प्रतिज्ञा सब सुनती रही। आज उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने अपने आप को काम में इतना व्यस्त रखा कि अपने भाई बहनों से दूर हो गई। उदयपुर पहुंचने के बाद भी गौरव ही सब मैनेज कर रहा था। लंच पे न्यू डील को लेकर सारी बात गौरव ने ही की। प्रतिज्ञा अंदर ही अंदर अपने भाई पर गर्व कर रही थी। वो सोच रही थी कि आज पापा होते तो गौरव को देख छाती चौड़ी हो जाती उनकी। तभी मोबाइल की रिंग ने उसकी तंद्रा तोड़ी। चंदा बुआ का फ़ोन था। चंदा बुआ, गुड़िया कैसी हो, पहुंच गई? फ़ोन तो करती, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। प्रतिज्ञा, अच्छी हूँ बुआ, आप ठीक हो?
आज प्रतिज्ञा की आवाज़ में कुछ अलग सी बात थी। बहुत खुश और सुकून भरी लग रही थी उसकी आवाज़। चंदा बुआ ने इस खुशी का कारण पूछा। प्रतिज्ञा बस इतना ही कह पाई कि अब पापा की कमी महसूस नहीं हो रही बुआ। चंदा बुआ सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो, गुड़िया खुश है तो चिंता काहे की। प्रतिज्ञा फ़ोन पर बातें करने के बाद फिर गौरी की सोच में डूब गई। तभी गौरव आया। गौरव, दी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। प्रतिज्ञा, और कितना सरप्राइज़ करेगा गौरव? आज पहली बार तेरे होते हुए पापा की कमी महसूस नहीं हो रही है। गौरव, लेकिन दी, आपने तो हमें कभी भी वो कमी महसूस नहीं होने दी। सब अकेले ही मैनेज किया। सॉरी दी, मुझे माफ़ कर दो। जो सब मैंने आज किया मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। प्रतिज्ञा, अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तू काम संभाल और मैं थोड़ा आराम करूँगी। मैंने नैनीताल में एक घर खरीदा हुआ है, मैं वहाँ चंदा बुआ के साथ चली जाऊँगी। तुम सब यहाँ रहना, बीच बीच में हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन लग रहा है कि सही समय अब आया है। गौरव तो अवाक रह गया ये सब सुन के। गौरव, ये नैनीताल वाला प्लान कब बनाया दिया आपने? और आप ये कैसे तय कर सकती हो कि हमें आपकी ज़रूरत है कि नहीं? ये हम तय करेंगे दी। प्रतिज्ञा बात संभालते हुए, मैं कौन सा कल जा रही हूँ, अभी बस सोचा ही है। गौरव, आप कल क्या, आप कभी भी नहीं जाओगी। आपने कहा ना कि पापा की कमी आज महसूस नहीं हो रही। बताओ, आज पापा होते तो आप नैनीताल सेटल होने के बारे में सोचती क्या? प्रतिज्ञा, अब छोड़ो ये सब, आज मेरा मन बहुत खुश है। मैं किसी भी कीमत पर ये सब खराब नहीं होने देना चाहती हूँ। बता, क्या बात है, क्यों तैयार होने को बोल रहा है, कहीं जाना है क्या? गौरव, हाँ, आज मैं अपनी दी को यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट पे डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, इजाज़त है? प्रतिज्ञा, अरे बिल्कुल है, नेकी और पूछ पूछ। गौरव, तो आधे घंटे में मैं आपको लॉबी में मिलता हूँ। और आज मेरी दी दुनिया की सबसे सुंदर दी लगनी चाहिए। ये सब कहकर गौरव चला गया और प्रतिज्ञा तैयार होने चली गई। इधर गौरव एक बार फिर मानव के घर गई। नंदकिशोर से सामना हुआ। गौरी ने नंदकिशोर के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहा, भैया ये लीजिए और तैयार हो जाइए। नंदकिशोर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन गौरी ने इतने अधिकार से कहा कि वो सीधे तैयार होने चला गया। तब तक मानव अपने कमरे से नीचे की ओर आए। गौरी को देखा तो पूछ बैठी कि कैसे आना हुआ। गौरी मुस्कुराते हुए, आज आप डिनर पे जाएंगे किशोर भैया के साथ, ये लीजिए। किशोर भैया भी आ गए। मानव, क्यों किशोर भाई, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। नंद किशोर, अब दीदी ने कहा तो हम मना नहीं कर पाए। मानव, क्या बात है गौरी? गौरी, सब बताऊंगी, पहले आप अच्छे से तैयार होकर आइए। मानव ने चुपचाप तैयार होना ही ठीक समझा और वो तैयार होने ही चले गए। तब तक गौरी ने गौरव को कॉल लगाया, दोनों की बात हुई। इधर प्रतिज्ञा गौरव के साथ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ मानव गौरी के साथ। दोनों ने सब तय कर लिया। गौरव ने तो टेबल बुक कर ली और गौरी को एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। प्रतिज्ञा ठीक समय पर लॉबी में पहुंचकर गौरव को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद गौरव दिखा तो जल्दी से उसके पास गई। प्रतिज्ञा, गौरव तू कहाँ था? मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे। पता मेरा सरप्राइज कहाँ है? गौरव, अरे पहले चलो तो। गौरव ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। प्रतिज्ञा बैठ गई। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तो गौरी पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। प्रतिज्ञा उसे देख वहाँ हैरान रह गई। प्रतिज्ञा, आज भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो मिल गया होता। मैं सुबह से तुझे कितना याद कर रही थी गौरी। गौरी, तो मांग लो ना दी, शायद पूरा हो जाए। गौरव ने खाना ऑर्डर किया। तीनों भाई बहन बातें करने लगे। प्रतिज्ञा आज कितनी खुश लग रही थी और मानव दूर बैठा प्रतिज्ञा को निहार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। आखिर बेइंतहा प्यार भी तो करते थे एक दूसरे से। 10 मिनट बाद मानव से रहा नहीं गया, वो अपनी जगह से उठकर प्रतिज्ञा के सामने आकर खड़ा हो गया। मानव, कैसी हो प्रतिज्ञा, और तुम्हारा परिवार कहाँ है? अचानक मानव को यूँ सामने देखकर प्रतिज्ञा की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर नियति ने क्यों मानव को इतने वर्षों बाद उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मानव, बोलो ना प्रतिज्ञा, चुप क्यों हो गई? आखिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला असहाय छोड़कर क्यों चली गई? एक बार जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा हूँ, जिंदा हूँ या मर गया।
और प्रतिज्ञा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोनों कानों को बंद कर चीख उठी, मानव बस करो, कुछ नहीं सुनना मुझे, और उठकर तेजी से जाने लगी। मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे बताना होगा तुम्हें, आखिर ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ। प्रतिज्ञा ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और तेजी से जाके गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी सीधे होटल जाके ही रुकी। प्रतिज्ञा अपने रूम में गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। खूब रोई अकेले में। इधर गौरव और गौरी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। गौरी, ये सब तो प्लान में था भी नहीं, ये क्या कर दिया आपने। मानव, जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती गौरी। इस जिंदगी ने मुझे अकेला किसी प्लान के तहत नहीं किया था। गौरी, लेकिन दी, अब दी को कैसे संभालेंगे। गौरव, कुछ गलत नहीं हुआ गौरी, दी को थोड़ा समय दो खुद को तैयार करने के लिए। सब अचानक से हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब तक सर आप हमारे साथ चलिए, कल हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तीनों होटल आ गए। मानव गौरी के साथ उसके कमरे में ही रुकी। गौरी प्रतिज्ञा के पास गई। प्रतिज्ञा ने दरवाज़ा खोला तो देखा प्रतिज्ञा की आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी। गौरी, क्या हुआ दी, कुछ कहना है आपको। बता दो ना दी, मन हल्का हो जाएगा। प्रतिज्ञा ने ना में सर हिलाया। गौरी, कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता देना। गौरी ने प्रतिज्ञा को बिस्तर पर लिटाया और चादर ओढ़ा दिया। आंखें तो बंद कर ली थी प्रतिज्ञा ने, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो रात प्रतिज्ञा और मानव ने अलग अलग कमरों में जाकर ही बिताई थी। सुबह जब प्रतिज्ञा की नींद खुली तो गौरी और गौरव को सामने पाया। दोनों शायद प्रतिज्ञा के उठने का ही इंतजार कर रहे थे। गौरव, कैसी हो दी, अब अच्छा लग रहा है आपको, एक बार मिलना चाहोगे उनसे। प्रतिज्ञा, क्या करूंगी मिलकर, अब कोई मतलब नहीं रहा इन सब का। फिर आश्चर्य से, तुम जानते हो उन्हें, कैसे मिले तुम सब। गौरव, वो सब छोड़ो दी, वो अभी भी यही हैं, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, एक बार मिल लो, शायद उन्हें भी तसल्ली हो जाए। गौरी, फिर आप जो भी कहोगी वो ही होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो गौरव ने बोला, नाश्ते के लिए ऑर्डर किया था मैंने, शायद वही होगा। गौरी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मानव खड़े थे। मानव, बहुत इंतज़ार किया गौरी, अब और नहीं, कहाँ है प्रतिज्ञा। गौरी, आप फिर आ गए, इतने परिपक्व होते हुए भी आप में धैर्य क्यों नहीं है। प्लीज़ एक बार दी के बारे में सोचिए, उनकी स्थिति अभी सही नहीं है। मानव, एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो गौरी, बहुत धैर्य रखा है मैंने आज तक। अंदर से आवाज़ आई, कौन है गौरी, कि तब तक मानव सीधे अंदर की ओर चले गए। मानव को आया देख गौरव उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, सर आप। प्रतिज्ञा बिल्कुल पुत बनी बैठी रही। गौरव, आप दोनों बातें कीजिए, मैं नाश्ते के लिए बोल के आता हूँ। ये कहकर गौरव वहाँ से निकल गया। अब सिर्फ प्रतिज्ञा और मानव थे उस कमरे में। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उस सन्नाटे को चीरती हुई मानव की आवाज़ प्रतिज्ञा के कानों तक पहुँची। मानव, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, क्यों आए हो। मानव, ये जानने के लिए कि तुम क्यों चली गई थी। प्रतिज्ञा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मानव, लेकिन मुझे जानना है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, तुम इतनी जिद कब से करने लगे। मानव, जब से तुमने जिद करनी छोड़ दी। अब प्रतिज्ञा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। शायद वो मानव के सामने हथियार डाल चुकी थी। मानव ने आगे बढ़कर प्रतिज्ञा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगी, मानव, इतने दिनों बाद सामने, वो भी इस रूप में। इस प्रतिज्ञा को तो मैं जानता ही नहीं। मेरी प्रतिज्ञा तो इतनी जिंदा दिल थी कि किसी मुहूर्त में भी जान डाल दी। क्या उस वक्त इतनी दूरी थी हम में जो तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने में इतना संकोच हुआ। आखिर कब तक खुद को सजा देती रहोगी, वो भी उस गलती की जो तुमने की ही नहीं। प्रतिज्ञा ने सर उठाकर मानव की ओर देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मानव ने उसके मन के भावों को समझते हुए कहा, इतना भरोसा करती थी मुझ पर, एक बार और कर लेते तो क्या चाहता प्रतिज्ञा। गलती मेरी ही है, तभी तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा।
ऐसा नहीं है। मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए कोई घृणा या नफरत नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मानव, कैसी माफ़ी प्रतिज्ञा? आज फिर तुम वही गलती दोहरा रही हो जो तुमने बरसों पहले की। तुमने अपने मानव की सोच को इतना छोटा कैसे समझ लिया? जो भी हुआ वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना तुमने समझ लिया। प्रतिज्ञा फिर रोने लगी और मानव अभी भी प्रतिज्ञा का हाथ थामे बैठे थे। मानव, आज रो लो जितना रोना है, लेकिन आज के बाद उस घटना को तुम कभी याद भी नहीं करोगी। खुद को और मुझे एक मौका दो कि हम एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर सके। प्रतिज्ञा आश्चर्य से मानव की ओर देखने लगी। मानव, प्रतिज्ञा, तुम्हारे कहने पर शादी तो की मैंने, पर निभा ना सका। सोचा था जीवन अब अकेले ही काटूंगा, लेकिन देखो आज 14 सालों बाद जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा ही मानव है। नियति ने एक बार फिर तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। गौरी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई। अब मैं अंदर आ जाऊं, क्योंकि और इंतज़ार नहीं कर सकती मैं। मानव मुस्कुराते हुए, अरे आ जाओ, तुम्हें किसने कहा था जाने के लिए? गौरी, वो भाई चले गए तो मैं बोर हो रही थी। क्या हुआ, तूने क्या निर्णय लिया? मानव, उसके लिए तो मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। तभी प्रतिज्ञा हाथ मुंह धोने वॉशरूम गई। गौरी ने धीरे से मानव से कहा, क्या लगता है मानेगी? मानव, तुम घबराओ मत, मैं कोई दूसरा विकल्प छोड़ूंगा ही नहीं। गौरी अब निश्चिंत हो गई। प्रतिज्ञा वॉशरूम से बाहर आई, तब तक गौरव भी आ चुका था। गौरव, दी कहीं बाहर चले, थोड़ी ताज़ी हवा खाते हैं, क्योंकि नाश्ता तो मिलने से रहा। गौरी, तुम सर के साथ चलो, मैं दी को लेकर आती हूँ। गौरी मानव से, चलिए। मानव और प्रतिज्ञा कमरे से निकल गए। गौरव, क्या सोचा थी आपने? प्रतिज्ञा, क्या गौरव, अब इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? गौरव आश्चर्य से, इस उम्र से क्या मतलब? मतलब आपकी खुशी से है। आपको किसी की मदद चाहिए निर्णय लेने में तो वो भी ले लो, लेकिन लोगों का बस सोचो दी, लोग तो कुछ भी कहेंगे। सोच रहे हैं तो अपने बारे में सोचो, चंदा बुआ का सोचो, गौरी का सोचो, क्योंकि आज मानव सर हमारे सामने है तो सिर्फ गौरी की वजह से। पिछले एक हफ्ते से लगी और कानों कान किसी को खबर भी नहीं। कुछ सोचो मत दी, समय के साथ खुद को बहने दो। आपको मानव सर को एक और मौका देना होगा। आज आपने पापा वाले बात करके मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिला दिया है। आज पापा भी होते तो सबसे पहले आपकी खुशी चाहते, बाकी सब बाद में। प्रतिज्ञा चुपचाप सब सुनती रही। गौरव प्रतिज्ञा के सामने बैठ गया और कहने लगा, आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा करो, बस एक बार। प्रतिज्ञा ने हाँ में सर हिलाया। गौरव की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत वीडियो कॉल लगाया चंदा बुआ को। चंदा बुआ ने फ़ोन उठाया। बुआ, कैसे हो गौरव बेटा, और गुड़िया ठीक है? गौरव, आप बताओ बुआ, आप ठीक हो ना? बुआ, हाँ बेटा, सब ठीक है। गौरव, बुआ, ईश्वर को धन्यवाद कहिए, उन्होंने आपकी सुन ली है। दी अपनी शादी के लिए मान गई है, बाकी सब मैं आपको आकर बताऊंगा। बुआ के तो आंखों से आंसू बहने लगे। वो ईश्वर को धन्यवाद कहने लगी। बुआ, गौरव बेटा, ठीक सुना हमने या गलत? गौरव, हाँ बुआ, ठीक सुना आपने, आपकी गुड़िया की शादी होगी। चंदा बुआ, कौन है वो? गौरव, आप जानते हैं उन्हें? बुआ, इसका मतलब गौरी? हाँ बुआ, गौरी, सब उसी की मेहनत का नतीजा है। बुआ खुश होते हुए, हम कहे थे ना कि इसके ऊपर के माले पर दिमाग नहीं घोड़े हैं। गौरव, बुआ अब रखता हूँ, बाकी बातें पहुँच के करूँगा। इसके बाद गौरव प्रतिज्ञा को लेकर बाहर गया। बाहर पहले से ही गौरी और मानव खड़े थे। गौरी ने आंखों ही आंखों में गौरव से पूछा, गौरव, दी ने तय किया है कि जयपुर के बिजनेस को मैं संभालूंगा और दी उदयपुर शिफ्ट होकर यहाँ का बिजनेस संभालेंगी। गौरी खुश होती हुई, बधाई हो दोनों को। गौरव, चले कहीं लंच कर लें। बताइए सर, कहाँ चलें? आखिर आपका शहर है। मानव, तुम गाड़ी निकालो, मैं बताता हूँ। गौरव गाड़ी लेने चला गया। मानव गौरी से, हमारी एक फ़ोटो लेना गौरी, मुझे फेसबुक पर डालनी है। प्रतिज्ञा ने छूट मूट आंखें दिखाते हुए मानव को कोहनी मारी। मानव, ये देखो गौरी, अब मैं ऑफिशियली तुम्हारा जीजू हो गया। इतना कहकर मानव और गौरी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। प्रतिज्ञा, वो तो बस शर्म से नजरें झुकाए मुस्कुराती ही रही थी।